अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में HPL PSL एडिशन 8 की। और K21 न्यूज़ पर यह सिलसिला जारी है। मैचेस आप देख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त मैचेस का आगाज़ हुआ और शुरू के दो मैचेस जिस तरह एक्साइटिंग नज़र आए, उसके बाद हमने देखा कि थोड़े से मैचेस जो हैं वो वन साइडेड रहे, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू हुई है और आज भी मैचेस के हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। साथ ही जो आपके पैगामात हम तक पहुँचते हैं, हमारी कोशिश ये है कि उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए और वो तमाम सवालात हमारे जितने गेस्ट एक्सपर्ट्स आते हैं यहाँ पर उनके सामने रखे जाएँ, उनका तजिया भी लेंगे, तबसरा भी वो इसके ऊपर करेंगे और साथ साथ सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हवाले से भी बात करना बेहद ज़रूरी है। तो यकीनन आज ये सारे मामला ज़ेर बहस आएंगे और साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसका भी तस्करा करेंगे। कंट्रोवर्सीज़ के बगैर तो कोई भी इवेंट हमारा जो है वो नामुकम्मल सा नज़र आता है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर इंजरीज़ के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, इसके ऊपर आज तफसील से गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, पहली दफ़ा हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं और अभी कुछ देर पहले जैसे वो स्टूडियो में जब दाखिल हुए तो मैंने उनके लिए कहा कि मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इंतहाई सीनियर, इंतहाई मोहतरम, एक जाना पहचाना नाम पाकिस्तान की सहाफ़त में और ख़ास तौर पे हम जैसे और बहुत सारे एंकर्स को ट्रेन करने वाले हमारे उस्तादों में इकबाल जमील साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया बीइंग विद अस। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू बीइंग विद अस। दूसरे हमारे मेहमान मज़हर आवान साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े तवील अरसे से कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा हमेशा से बनते आए हैं। आज एक दफ़ा फिर उन्हें मदू कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब मज़हर आवान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले मैचेस की बात तो होती रहेगी, बहुत सारी बातें करनी हैं। आज इवेंट का आगाज़ हुआ, जैसे मैंने अभी इब्तिदाइया में तस्करा किया कि वो जो स्टार्ट हुआ था, जो 1 रन से 2 रन से मैचेस फिनिश हो रहे थे, वो फिर हमें नज़र आया नीचे के वन साइडेड मैच हो गए। जो टीमें पिछले सीज़न के अंदर स्ट्रगल कर रही थी, लाइक कराची की टीम, क्वेटा की टीम, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। इस दफ़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा था लेकिन रिलेटिवली स्लो स्टार्ट उनको मिला है। हाउ डू यू सी दिस इवेंट सो फार सर, प्लीज? मेरे अपना ज़ाती ख्याल ये कि अभी तो ये फर्स्ट राउंड चल रहा है, दिस इज द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट के अंदर अभी वो दे आर ट्राइंग टू फ्लेक्स द मसल्स, अभी वो एक दूसरे के स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात है कि ये मैचेस क्लोज जरूर हुए लेकिन जो कैप्टन थे तमाम टीमों के, उनकी जो अप्रोच रही है ना वो बड़ी डिफेंसिव रही है। वो किसी ने भी एग्रेसिव होकर नहीं खेला, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो या कोई भी हो, या इमाद वसीम भी हो, कोई भी कप्तान हो। दूसरी बात ये हुई है कि मैंने जो ये देखा, ये जब तक जो 4-5 मैच में इसमें फॉरेन प्लेयर्स जो है ना उन्होंने एक्सेल किया है अभी तक। कैडमोर को आप ले लें, रिली रासो को ले लें और फिर मनरो को कल आप ले लें, द वे दे आर प्लेइंग ना, उन्होंने पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं रियल मानो में उनको किसी हद तक ओवरशैडो किया हुआ है। और मेरा आई थिंक सो कि इसका इम्पैक्ट तो नहीं होगा जो आपके सवाल का अपना जवाब है, लेकिन ये एक अच्छा ओमन है, ये एक अच्छा शगुन है कि जनाब इससे पहले जो 7 में हुआ था ना, जितने फॉरेन प्लेयर्स थे दे वर ऑल बैक स्टेज पे चले गए थे, उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अगला होगा नौवां होगा इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स की एक लंबी तादाद आएगी और मजीद बड़े नाम आएंगे। ये बड़े नाम तो हैं, रिली रासो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही हैज प्लेड ट्रेमेंडस इनिंग्स और वो जो उसकी इनिंग्स थी परसों जो उसने अंदाज में खेला, दैट वाज वेरी ट्रेमेंडस। आई थिंक सो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पता नहीं आपने डिस्कस किया या नहीं किया जी। मुझे पर्सनली ज्यादा ओपनिंग मैच आपका डिले हो गया आधे घंटे से जी। पता है ओपनिंग मैच ही डिले हो गया आधे घंटे का। ये कौन सी दुनिया में होता है यार कि फायरवर्क्स हो रहा है और फिर जाके फ्लड लाइट पे आग लग गई यार। मतलब कोई खुदा के वास्ते ट्राई टू अंडरस्टैंड ये यार, जो मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ स्पॉन्सर्स ने पैसे लगाए हुए हैं, लाखों रुपए, बिलियन डॉलर्स लगाया हुआ है, इंडिया के अंदर मैचेस दिखाए जा रहे हैं और उसके अंदर फिर आप डिले कर देते हैं और उसके बाद आपके पास किसी में ये गर्ट नहीं था कि यार उसके लिए अपोलोजाइज करता, फैंस के साथ अपोलोजाइज करता, स्टेट जो घर के अंदर बैठे हुए लोग मैच देख रहे हैं उनसे अपोलोजाइज करता है यार। तो देखिए ये एक हल्की सी चीज इसको बिगाड़ देती है और एक हल्की सी चीज इसको अच्छा कर देती है। लेट्स प्ले अबाउट द गेम। बहुत जबरदस्त ग्राउंड जो है ओपन है, विस्टाज ओपन है, टीमों के लिए बहुत मौके हैं। कम ऑन
शो योर स्किल, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। ये कहना कि जनाब वो 20 ओवर हैं और 20 ओवर बहुत होते हैं जनाब, बहुत होते हैं। अब देखिए कि परसों उन्होंने जो कल जो है पूरे 14 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई है। सो इट हैज गॉट इनफ पोटेंशियल और आई थिंक एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि पहले 2 मैचेस बड़े एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थे, और उसके बाद ये हुआ कि वन साइडेड हो गए। एक्चुअली बात ये है कि कराची किंग्स से जो तवक्कुआत थी, जो समझ रहे थे कि जनाब एक रीजनरेटेड टीम है, लेकिन वो परफॉर्मेंस वो दे ही नहीं सके और अब तक वो दोनों मैचेस हार गए। वही टीम है कि जो अब तक दो, और लास्ट सीजन में तो आपको पता है चला आ रहा है मोमेंटम, नहीं लास्ट सीजन में तो वो 10 में से 9 मैचेस हारे थे, सिर्फ एक मैच जीता था। तो ऐसा अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वरना कराची के जो शायकीन है वो खासे मायूस होंगे। वो दे वांट समथिंग बिगर फॉर देयर कंट्री, दिस इज द बिगेस्ट सिटी एंड दे वांट कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे, आई थिंक सो। और अपार्ट फ्रॉम दैट होप फॉर द गुड क्रिकेट। ठीक है, इकबाल जमील साहब ने कहा कि अभी तो इब्तिदा है, वो शायर कहता है इब्तिदा है इश्क, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मज़हर अवान साहब ये तो फरमाइए कि अभी इब्तिदा में जैसे हमने देखा, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि हम इन टीमों से बड़ी परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ख़ास तौर पे हमारी नज़रें थी सरफराज अहमद पर, उनकी कैप्टनसी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल किया कि अब उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाना चाहिए। टेस्ट के अंदर इतना शानदार और हिस्टोरिकल कमबैक उन्होंने किया तो उसके बाद तो बहुत ऊपर होना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए। क्या ये बात सही है कि हमें वेट एंड सी पर रहना चाहिए, आगे देखें जाकर के सूरत हाल बेहतर होगी तो ये अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आएंगी? फरमाइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जो इस वक्त जो है ना पहला मैच था, कम्बिनेशन जो है ना बनता जो है ना बनने में 1-2 लगते हैं, मगर ये कि जो है ना जिस तरीके से ये जो है ना लास्ट जो है वो 8 PSL में कैप्टन रहे हैं और ये लड़के जो है ना कोई नए लड़के नहीं है, इनकी जो कम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है, ये लास्ट जो है ना 3-4 PSL में ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है ना जो कोयटा ग्लेडिएटर के मैंने देखा है कि उनका कम्बिनेशन नहीं है। तो अगर कम्बिनेशन जो है नहीं जब नहीं बनता, आपके पास नाम तो बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक है, नाम तो हम अगर उसको देखें पेपर पे देख लें तो आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम है, मगर उनको यूज कैसे किया जाता है वो सबसे बड़ी मेन चीज है। जो कैप्टन इस वक्त जो है वो अपने प्लेयरों को, फॉरेनर प्लेयर्स को किस तरीके से यूज करता है, जो अपने लोकल प्लेयर उनको कैसे यूज करता है, वो ही जीतेगा। और दूसरी बात ये कि जो है ना देखें आपकी जो कैप्टनशिप जो है ना इस वक्त जो जिस तरीके से जो है ना सरफराज की नज़र आ रही है, पहले मैच में वो बिल्कुल जो है वो फ्रंट से उन्होंने लीड नहीं किया, उन्होंने जो है जिस तरीके से उनके बारे में था एक है कि भाई बहुत ही एग्रेसिव किस्म के कैप्टन है और बड़े ही समझदारी से जो है ना वो करते हैं, मगर उन्होंने उस मैच के अंदर जो चीज़ नहीं पाई। तो दूसरी बात कि आप ये देख लें कोयटा ग्लेडिएटर ने जो मैं समझता हूँ जो 3-4 प्लेयर जो लिए हुए हैं वो प्लेयर मैं समझता हूँ कि जो है ना कोयटा ग्लेडिएटर को लेना ही नहीं चाहिए। नाम बताइए उन प्लेयर्स का, चलें। जो है ना अच्छा दूसरी चीज जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्लेयर को आप 8वें नंबर पे कैसे खिला सकते हैं जी। तो ये चीजें जो है ना ये इसका मतलब ये या तो आप जो है अपने या तो ये दोस्ती निभाई जाती है। अच्छा, आप भी ये बात समझ रहे हैं कि हफीज के साथ इंजस्टिस हुआ, नीचे खिला दिया गया, अगर ऊपर भेजते तो सिचुएशन कुछ देखिए उसकी जगह ही नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं उसकी जगह ही नहीं है? देखिए वो उसका कोयटा ग्लेडिएटर वो तो एक प्लेयर जो है ना रिटायर्ड हो गए, वो कमेंट्री बॉक्स में चला गया है और आपने जो है ना एक प्लेयर जो है ना एहसान अली के लिए वो इंजर्ड हुआ और आपने जो है ना उसको ले लिया। यार आप जो है क्रिकेट को बेहतरी करने के लिए आपको नौजवान लड़का लेकर आना चाहिए था। आपके पास कायदातन ट्रॉफी से बहुत सारे लड़के हैं, इसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं। तो ये जो है अगर आपने अपनी टीम को जो है ना ऊपर लेके जाना है, ये दोस्ती ठीक है जी, फ्रेंचाइज आपकी अपनी है, आपको जो है ना जो आपका दिल चाहे कर सकते हैं, पैसा आपका अपना है, मगर क्रिकेट जो है वो जो है ना क्रिकेट को बेहतरी करने के लिए आपको ये चीजें पर्दा रख के आपको जो है ना नौजवान लड़के लेकर और सही लड़कों को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल में ये वक्त की जरूरत भी है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही मज़हर, बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हैं। इकबाल जमील साहब अब ये टीम्स के हवाले से जी एक बात मैं यहाँ कहूँ, आपकी बात बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा कहा। एक्चुअली बात असल ये कि सरफराज जो आपने कप्तानी की बात की ना, एक्चुअली सरफराज की बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन। ओह यस, मैं भी आपसे कहने लगा। सारी बात यह है कि 111 रन जब उनको पूरी टीम उनकी आउट हो गई, 111, उसी लम्हे से वो किसी भी लम्हे के अंदर उस मैच के अंदर किसी भी लम्हे में वो एक ऐसे कप्तान नजर नहीं आए कि जिसमें उन्होंने पहले बॉल से ही
उन्होंने डिसाइड कर लिया कि गिव अप कर दिया और हम मैच नहीं आ रहे। आपने देखा उनकी कोई एफर्ट नहीं थी, वो जिस तरह से फील्ड को मार्शल किया करते थे, अपने स्लिप्स को हटाया करते थे, गली को कहते थे, डीप लॉन्ग लेग को इशारे किया करते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज खत्म थे। ही वाज ए डिफीटेड कैप्टन फ्रॉम द वर्ड गो, ही वाज ए डिफीटेड कैप्टन। तो एक डिफीटेड कैप्टन के बाद नतीजा यही हुआ कि बड़ी आसानी से उनके हाथ से मैच निकल गया। और अफसोस ये कि मतलब इतनी अच्छी स्ट्रांग बैटिंग लाइन होने के बावजूद मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हफीज को जो खिलाने का फैसला था ये सरफराज से ज्यादा फ्रेंचाइज के ओनर का आई डोंट थिंक सो कि उसमें उनकी इतनी अपनी दोस्ती की वो होगी, इसलिए कि इतने लास्ट मोमेंट पे आने के बाद इस टाइप के डिसीजन लेना मेरे ख्याल में दैट इज वेरी एग्जैक्टली वेरी राइट। सर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी बात हो जाए कल के मैच के हवाले से, इस्लामाबाद यूनाइटेड, और मुझे इस टीम में सबसे ज़्यादा स्पार्क नज़र आता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और उसने 2 टाइटल जीते हुए भी हैं, वो मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं। 2 के पिछला सीज़न चले हार गए लेकिन था बड़ा करंट, और ख़ासतौर पे यंग प्लेयर के अंदर शादाब हिमसेल्फ बड़ा स्पार्क नज़र आता है। और प्लेयर टू वॉच अगेन आज़म खान इज डन अ ट्रेमेंडस जॉब। देन फॉरेन प्लेयर्स, आपने अभी जैसे बात की है कि वो तो उनके पास मौका था, उन्होंने ग्रास्प किया अपॉर्चुनिटी को। हाउ डू यू सी, कैसे देखते हैं कल की परफॉर्मेंस? यार कल ऑनेस्टली स्पीकिंग कल की जो आजम खान की इनिंग्स है ना, वो तो मैदान में जिस वक्त उतरा था वो लग रहा था वो सबको खा जाएगा। मतलब जिस अंदाज के बॉडी लैंग्वेज उसकी बता रही थी, द वे ही वाज प्लेइंग इट वाज इमैक्युलेट यार। वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। वो समझ रहा था कि पहली बॉल के साथ जो वो टाइमिंग कर रहा था, अच्छा वो ये सोच के आया था कि मुझे सिंगल रन तो लेने ही नहीं। और माशाल्लाह जिस अंदाज की उसने बैटिंग की, जिस अंदाज की उसने हिटिंग की, उसने तमाम जो उसके मुखालफी थे उन सबके मुंह बंद करा दिया। और वो शेर की तरह खेल रहा था, मतलब वो उससे सीना ताना हुआ था और हर एक की तरफ देख रहा था और चबाए जा रहा था जो भी च्युइंगम था या कुछ भी था, तो वो ऐसा लग रहा था कि ये प्लेस को न चबा जाए फील्डर्स को। द वे ही वाज प्लेइंग एंड और कोई भी शॉट उसका टेक्स्ट बुक से हट के नहीं था, कमाल का शॉट था और कमाल के अंदाज में बैटिंग की। इक्वली जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वो जो आपके कॉलिंग मिनरो अगर रन आउट नहीं होता तो कभी भी ये मैच जीत गए थे। मतलब एक लिहाज से आप ये देखें कि जिस अंदाज के अंदर कॉलिंग मिनरो ने और इन्होंने मिलके खेला, तो मेरा अपने ख्याल के कल का जो टीम की परफॉर्मेंस थी नेचुरली वो उसका नाम के आजम खान ने किया और उनके कप्तान ने यकीनन उसकी तारीफ की कि जनाब जिस अंदाज से वो खेल के आए हैं और उनके वेट का हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो भी अपना चाहे करें। और इसकी कामयाबी में उसका बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये डिबेट मेरे ख्याल में अब खत्म हो जानी चाहिए कि जी प्लेयर अगर ओवरवेट है तो चले। मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आपके पास इकबाल जमील साहब ने कहा कि जिस तरह वो डोमिनेट कर रहा था, बड़ी हिटें लगा रहा था। अब T20 क्रिकेट वेदर यू लाइक इट और नॉट है तो यही, अब इसमें ना टेक्निकलिटीज़ को देखा जाएगा ना आपको देखा जाएगा, जिसके पास स्ट्रेंथ है और जिसके बल्ले पे गेंद आएगी वो छा जाएगा, जैसे कल हमें नज़र आया। जी मज़र साहब, देखें T20 है ना, T20 मैं समझता हूँ कि जो है ना जो क्रिकेट इसको लफ्ज़ दिया जाए बदतमीज किस्म का खेल है ये मैं बोला नहीं, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। नहीं वो T20 की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो है ना उसके अंदर कोई टेक्निक नहीं चाहिए आपको। T20 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसके अंदर टेक्निकली तौर पे आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। अपैरेंटली ऐसा ही है। और आपको वो जो है ना टेक्निकली और जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है, उसके बाद वनडे क्रिकेट है। और T20 के अंदर जो है ना अगर आप उस तरीके से खेलना चाहेंगे तो आपको 4-5 ओवर तो पहले सेट होने में लगेंगे अगर तमीज से खेलेंगे तो वो जो है ना वो क्रिकेट आजकल जो है चाहिए ही नहीं। तो T20 का मतलब यही है कि आपने आगे जो है वो लोगों को एंटरटेन करना है, ये एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। तो आपने अगर आप जो है ना वो वनडे और टेस्ट वाली क्रिकेट खेलेंगे तो ये लोग जो तमाशाई हैं वो तो आएंगे नहीं। तो और जहां तक आजम खान की बात है, आजम खान ने देखे जब से वो कोयटा ग्लैडिएटर से गया है उसके बाद उसने इस्लामाबाद ज्वाइन किया और वो टोटल डिफरेंट लगा है। उसके मैं ये समझता हूँ कि टोटल डिफरेंट वो क्या क्यों लगा है, मैं जो समझता हूँ वो वहां पर जो है ना अपने वालिद के साथ था। अच्छा, तो वो वहां पर जो है कुछ ऐसी चीजें थी कि जो है ना सारी बातें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा होगा अपने प्लान को। जाहिर है कि टीम मैनेजमेंट में फादर हो तो किस तरीके से मोइन खान किस तरीके से वो उसको ट्रीट करते थे। ऐसा होता है ना कि हमारा अपना बच्चा होता है कि वो अच्छा भी कर रहा होता है, हम कहते हैं ये बुरा कर रहा है, तो उसको वो दबा के अंदर रखा होता है। तो वो वहां से जो है ना उस मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा फैसला ये है कि वो इस्लामाबाद में चला गया। और इस्लामाबाद में आप देख रहे कि लास्ट सीजन उसने बहुत आउट क्लास खेला, इसके बाद अभी श्रीलंका में खेला, श्रीलंका में उसने आउट क्लास खेला। जहां तक वेट की बात है, फिट है और उसको जो है ना और शॉटें लग रही हैं तो बस सही है, चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट हो या ना हो। उनको जो है ना देखें
देखें उसने आपको जो है ना आपको 150 स्ट्राइक रेट हमारी तो अभी डिबेट यही है कि जिसका 150 प्लस होना चाहिए तो बस जो है ना उसको जो है ना क्वालिफाई करता है जो है ना ठीक है जो है ना वो है। मगर जहाँ तक जो है ना जो जिस तरीके से हम जो है टीमों के बारे में बात कर रहे हैं, कल जो है जिस तरीके से जो है वो इस्लामाबाद ने खेला है, इस्लामाबाद की जीत का सबसे बड़ा हम जो है ना सब कैप्टन के अंदर जो है ना एक कैप्टन जो है शादाब है। शादाब जो है जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है और अपने लड़कों को बैक कर रहा है और खिला रहा है, मैं समझता हूँ कि वो इन सब कैप्टनों से एक इलादा से एक चीज नजर आ रहा है आपको, स्पार्क नजर आ रहा है उसके अंदर कि वो इन सारे कैप्टन में खासतौर पर बाबर आजम, देन वी हैव इमाद वसीम जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। इकबाल जमील साहब थोड़ा इसका भी डायसेक्शन होना चाहिए ना कि ये इमाद की परफॉर्मेंस ठीक है, मिक्स्ड ट्रेंड यहाँ पर नज़र आता है। कभी तो हमने देखा कि बड़ा क्लोज मैच लेकर जाता है, मैच वो जीत नहीं पाते, लेकिन अच्छी उसने कैप्टनसी भी की है। सेकंड बेस्ट कैप्टन कह सकते हैं उसको आफ्टर बाबर आजम, क्योंकि ये अब डिबेट चल रही है। एक का नाम उन्होंने दे दिया है क्योंकि कराची की टीम में जो हमें नज़र आ रहा है फ्लॉ वो यही नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास कैप्टन स्ट्रांग होगा तो मैच फिनिश कर पाएगा, वो नहीं कर पा रहा है। क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है? मेरे अपना ख्याल है कि इसका नाम क्या, जो उसकी साइड है उसकी साइड में इनकी बॉलिंग बहुत बड़ी वीक है और स्पिनिंग में वो एक एंड से संभाल लेता है और जाहिर सी बात है स्पिनर्स को मार पड़ती है, तो उसमें वो बेस्ट कैप्टन तो आप नहीं कह सकते। हाँ, ही इज ए गुड, इंग्लैंड का उसका बैकग्राउंड है, स्वानसी में पैदा हुआ, वहां से वो इंग्लैंड क्रिकेट को सीखने हुए के बाद आया और वो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में और पीएसएल में आने के बाद ही हैज डिलीवर्ड ए गुड, लेकिन उसको आप बेस्ट कैप्टन नहीं कहते। बेस्ट कैप्टन आप कह सकते हैं जो एग्रेसिव कैप्टन होता है उसे आप बेस्ट कैप्टन कहते हैं। अभी तक इमाम वसीम ने वो एग्रेसिवनेस नहीं था जो पहले सरफराज दिया, ना ही आई एम वेरी सॉरी टू से बाबर आजम साहब ने दिखाई है। अभी तक वो एग्रेसिव बिल्कुल नहीं दिखाई। ही इज ए डिफेंसिव कैप्टन, वो अपने शेल्फ में जाके कप्तानी करता है और जो T20 क्रिकेट में जो कप्तान शेल्फ पे चला गया वो मारा गया। हाँ, एग्रेसिव कप्तान है मोहम्मद रिजवान, ही कम्स अप, वो सीना खोल के आता है, कम ऑन लेट्स हैव इट, ठीक है डील करते हैं यार, कितना 14 रन बनाएगा एक ओवर में, 12 रन बनाएगा, मैं देखता हूं। तो ये उसे आप कह सकते हैं ये अनलकी रहा आपके इमाद वसीम के, उसकी बॉलिंग उनकी साइड आमिर इस अंदाज में डिलीवर नहीं कर सका जिस अंदाज के साथ, इसलिए कि वो चाह रहे थे कि आमिर के जो पहला मैच था, पहले ही मैच में मार पड़ गई ना, उसके बाद वो अंडरडॉग्स हो गया और उसके वो जो लाइन और लेंथ थी उसके गेंद भी वो स्विंग नहीं हो रही है, ना ही सीम हो रही है। हम समझ रहे थे कि यार सीम होगी स्विंग होगी, वो भी नहीं हुई। और फिर लेट स्विंग जो इसका हथियार हुआ करता था जिसने उसने बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है, वो भी नहीं हुआ। और उसके लेग कटर्स हुआ करते थे, वो भी मिसिंग कर रही है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए बड़े बेचैन है, तो ओवर दिखाने के लिए ना उसकी जो रियल टेम्पो था ना उसके लिए वो इफेक्ट हुआ। ऑलराइट जी, वेरी राइट, बड़ा अच्छा तबसरा किया इकबाल जमील साहब ने। और अभी जरा मजीद इस हवाले से बात करेंगे ना, जरा सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं। मजहर साहब आपके सामने भी ये रखते हैं, अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ पीएसएल के जो मैचेस अब तक हुए हैं उस हवाले से हमने बात की है और आगे थोड़ी सी बात होगी। इस वक्त जो मैच जारी है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और स्कोर बोर्ड पे पोजीशन ये है कि 54 रन्स जो हैं वो हो चुके हैं 7.1 ओवर्स में। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ओपनिंग पेयर हैं। शान मसूद का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो नज़र आया, 24 बॉल्स के ऊपर जो है उन्होंने आउट हो गया, अभी बिल्कुल जो है वो विकेट उनकी गिर गई है। तो
स्लो स्टार्ट अगेन, रिजवान ने थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट किया, 20 गेंदों के ऊपर 29 रन उन्होंने की हैं, तो सिचुएशन है कि अब 7.2 ओवर्स और 54 पे एक आउट हो गया। इकबाल जमील साहब, again strike rate is a big issue now. I think उनका start is very good. उन्होंने पावर प्ले में 53 स्कोर किए, that's a good score. शान मसूद का आपने बिल्कुल सही कहा कि शान मसूद जो दूसरे मैच में जब जल्दी आउट हो गए ना, उसके बाद वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गए, उनको ये डिमांड है, इसलिए कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नॉक कर रहे हैं कि अगर वो ना खेलें तो फिर वो खिला दिया जाएगा, और उनको हटा के फिर रॉस वगैरह हैं, तो उनके पास प्लेयर्स की कमी तो नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मैच जो है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग। यहाँ से उनको कम से कम स्कोर करना चाहिए, 170 180 स्कोर करना चाहिए इसका नाम मुल्तान सुल्तान को। रिजवान इज ऑन द विकेट, रिजवान जब तक विकेट पे हैं तो आप ये समझ लें कि स्कोर रन तेज होता रहेगा। डू यू थिंक 170 प्लस इज अ गुड स्कोर एट दिस विकेट? आई थिंक सो, कीपिंग इन द माइंड जो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आई डोंट थिंक सो इट्स नॉट अ बैड स्कोर। इसलिए कि ये जरूर है कि उस दूसरी तरफ जनाब 235 इनिंग्स में 8,549 रन बनाने वाले बाबर आजम जरूर है वहां, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि दोनों साइड से खेलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी बैटिंग उनकी इतनी ज्यादा कमजोर तो नहीं है, लेकिन बाबर आजम अकेला तो सारा देके नहीं जा सकते। और मेरे ख्याल में एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर द क्रिकेट। ये मेरा अपना ज्यादा ख्याल है कि दे शुड हैव स्कोर 175 180 अगर वो कर लें तो उनके लिए एक सेफ मैच होगा, डिफेंडेबल हो सकता है। मेरे ख्याल में मैच बड़ा क्लोज जाना चाहिए। अभी तक ये लग रहा है शान मसूद आउट हो गए, अभी जल्दी आप ये बता रहे हैं कि वो एक लॉस है, और यहां से अगर प्रेशर डाल सकता है बाबर आजम, इसलिए कि एक विकेट गिरी है और एक आध विकेट जल्दी गिर जाए तो दे कैन कम इनटू द मैच। अदरवाइज जो दूसरा प्लेयर आया है तो विकेट गिरने के बाद अगर वही रिजवान के साथ वो कैरी ऑन करता है तो फिर दे कैन गो फॉर ए बिग स्कोर। बिल्कुल ठीक है। राइली रोजो जो है वो अब विकेट पर, और अब देखना ये है कि जैसे भी बात कर रहे हैं इकबाल जमील साहब ने कहा कि ये टाइम है कि यहाँ पर आपको जो है रन्स को भी कंटेन करना है, प्रेशर भी डेवलप करना है। क्या इसमें कामयाब हो जाएंगे, ये देखते हुए कि बाबर आजम माजी में बड़े डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं, और अगर यहाँ पर आपने लेट गो किया और अगर जल्दी विकेट ना ली तो आप ये देखें कि 14 ओवर के बाद जो है ना फिर उनके पास बड़े ख़तरनाक बैट्समैन आ रहे हैं, नीचे कैरन पोलार्ड भी आ रहा है और फिर आपको वो मिलर भी देन मौजूद है, तो ये आगे जाकर बड़ा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। जी जी देखिए, जिस तरीके से अभी जो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त तो उन्होंने अपनी विकेट भी सेव की है और रन्स भी उन्होंने कर दिए हैं, तो अभी मिलर आए हैं जी, सॉरी रोसो आए, तो जो है ना वो जिस तरीके का जो है ना वो जो प्लेयर है वो जो है ना बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर है। उसने आके जो है ना वो चार्ज करना है, उसने जो है ना एक आधा ओवर के बाद जो है ना उसने वही अपनी जो उसकी जो असल जो फॉर्म है वो जो उससे पहचाने जाते हैं, स्ट्रेंथ है उसकी, उसी स्ट्रेंथ से वो खेलेगा। तो जहाँ तक जो है ना अगर इन्होंने जैसे कि अभी ये 4-5 ओवर 12-13 ओवर तक जिनमें से कोई आउट नहीं हुआ तो मैं यकीनी तौर पर ये बता सकता हूँ कि ये जो है लंबा स्कोर ले जाएंगे, क्योंकि बाद में इनके पास पोलार्ड आ जाता है, उसके बाद मिलर आ जाता है, उसके बाद इनके पास जो है ना खुशदिल शाह है, मतलब आपके पास जो है ना हाथ खोलने के लिए बड़े लड़के आपको मिल जाएंगे और आपको जो है ना वो फुल फ्लेज वो जो है ना आपको हिट करेंगे। जहाँ तक जो है दूसरी तरफ आप अगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ आ जाएं तो उनके पास बैटिंग जो है ना, बैटिंग के अंदर वो डेप्थ नहीं है जो कि डेप्थ जो है आपके पास मुल्तान सुल्तान के पास है। तो इनके पास कम से कम जो है ना 8 से 9 लड़के जो है ऐसा है कि जो ऑलराउंडर्स है, और ऑलराउंडर्स जो है ना के हिट मार सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मुल्तान सुल्तान के बाद बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। खास तौर पे मैं यहाँ पर जो है ना आप देखें पाकिस्तान का हर पीएसएल में कोई ना कोई एक लड़का जो है ना पाकिस्तान के जो है दे रहा होता है, तो उसमें से मैं अभी समझ एहसानुल्लाह प्रोडक्ट है इस पीएसएल एडिशन 8 की सो फार। आपको लगता है बिल्कुल ये प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है ना आप पाकिस्तान को चाहिए थी, जो है ना अच्छा बॉलर, तेज बॉलर चाहिए था, जो पाकिस्तान को पिछले 1 साल 1.5 साल से वो मिल नहीं रहा था। अच्छा, हमारी ओपिनियन इस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आप इससे डिसएग्री करेंगे। 150 प्लस ठीक है होना चाहिए, बट आपको फिर कंटिन्यूटी के साथ गेंद करनी होती है, कंसिस्टेंटली बॉल को उसी स्पीड से करना होता है। ये 4 ओवर इज नॉट इनफ। अच्छा, इसमें भी याद रखें कि हमें ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं हारिस रऊफ के साथ, उसके पास भी ये पेस जनरेट करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मार खाने लगता है तो फिर आप देखते हैं पेस जो है वो डिक्लाइनिंग नोट के ऊपर होता है। ये जो आपको देखना पड़ेगा, अभी तक उसका वो इम्तिहान में आपने डाला नहीं है, एहसानुल्लाह को स्पेस से भी नहीं गुजरा, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा है कि थोड़ा प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि जी पीएसएल 8 की प्रोडक्ट है, लेट द टाइम कम। जी, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास आई है,
एक प्रोडक्ट आई है, अब इसको आपने जो है पॉलिश आपने करना है ना। हाँ, ये अब आपके पास जो है ना नेशनल जो है ना अकेडमी आपके पास लाहौर में है, आपके पास जो है लाखों रुपए दे के आप जो है ना आपने बॉलिंग कोच भी रखे हुए हैं, बैटिंग कोच भी रखे हैं, तो आपने उनके ऊपर काम करना है ना। अब एक प्रोडक्ट दे दी, अगर एक प्रोडक्ट रो आपके पास रॉ टैलेंट है, रो आ गया, अब इसको पॉलिश करना तो आपका काम है ना। अब जो ना हारिस रऊफ की और इसकी दोनों की डिफरेंस मैं समझता हूँ। हारिस रऊफ जो है वो उसका स्टाइल, उसका बॉलिंग का स्टाइल, उसका रिदम, वो जो है मैं समझता हूँ कि जो है ना वो लंबी क्रिकेट का है ही नहीं है। एक जो है ना हमने क्रिकेट नहीं खेली, मगर हमें भी पता चल रहा है कि ये सिर्फ जो है ना शॉर्टकट के लिए उसको 4 ओवर कराने, 4 ओवर में जो उसने करना है उसको जो उसको टेस्ट कैप मिली है, मगर टेस्ट कैप उसको उसकी एबिलिटी भी नहीं मिली कि जो बड़े स्पेल करने वाली एबिलिटी उसको जो है उसको जो है एक दे दी गई है कि ये टेस्ट क्रिकेटर इसको बना दो, टाइटल मिल गया जी। मगर ये जो लड़का है सानुल्लाह, इसकी बॉलिंग के अंदर स्विंग है, स्विंग भी नजर आ रही है और जो है ना पेस भी जनरेट हो रही है। अब आपको जो है ना प्रोडक्ट मिली है, अब इसको आप थोड़ा सा जो है ना आप एक साल इसके ऊपर काम करें ताकि ये आगे फौरन इसको हम जो है ना ऊपर न ले जाएं कि ये जो है ना बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। ये अब आपको रॉ मिल गया, अब इसको वर्कआउट करके 1 साल के अंदर इसको जो है ना आप प्लेयर बना सकते हैं। हमारी कुछ ट्रेडिशन भी है ना, हम लोग तो बच्चों को ला कर किसी को डेनिस लिली से मिला देते हैं, किसी से मिला देते हैं। एक और चीज और मैं ये कहता हूँ कि जो है ना जो कोचेस जो है ना जो वहाँ पर जो है ना लगे हुए हैं, वो बराए मेहरबानी इसके ऊपर जो है ना कोई तजर्बा ना करे। ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, वहाँ पर ये ना बोले कि आपका हाथ यहाँ से आ रहा है या हाथ वहाँ से आ रहा है। अब जैसे उसका हाथ आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, चलने दे। वैसे भी मॉडर्न क्रिकेट के अंदर अब तो वही ज्यादा कामयाब है जो अनऑर्थोडॉक्स है। जो ऑर्थोडॉक्स गेंद करने वाले लोग थे अब उनकी अप्रिसिएशन नहीं है। और बेहतरीन बॉलर है, इसका रिदम आप देख लें। हमारा मज़हब सब क्राइटेरिया भी चेंज हो गया ना, 150 का एक बैरियर हमने बना दिया, इसको जो क्रॉस कर लेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। जी इकबाल जमील साहब फरमाइए, आप क्या राय रखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए उसकी बात है कि 150 की बात करें ना, वी हैव ऑलरेडी गॉट हसनैन कहां डिलीवर कर पा रहा है बेचारा, स्ट्रगल कर रहा है। इज अ वेरी गुड बॉलर, इज अ वेरी गुड बॉलर। मेरे ख्याल है पता नहीं क्यों नहीं उसको टेस्ट क्रिकेट में खिलाते हैं, लेकिन 150 होना कोई मेयार नहीं है जी। जो आपके अंदर एक्यूरेसी, लाइन और लेंथ होने चाहिए। अब देखिए इस मैच की बात करते हैं, ये मैच अब टर्न हो गया है। देखें अब डेथ ओवर के अंदर अगर रिजवान 12-14 ओवर तक विकेट पे रहता है और उसके बाद खुशदिल शाह और डेविड मिलर आते हैं और डेथ ओवर रहता है ना, तो फिर वहां वहाब रियाज का काम आएगा। वहाब रियाज ने लास्ट 2 मैचेस में कमाल किया है। उसने कमाल ये कि उसने अपनी जो स्लो बॉल करता है, स्लो डिलीवरी, और वो स्लो डिलीवरी कम वक्त वो ऐसी होती है कि बॉल बहुत लो रहती है, लो रह जाता है। ही हैज गॉट द पोटेंशियल। वो किसी वक्त भी बाउंसर भी कराता है, वो ओवर द शोल्डर भी कराता है, वो स्विंग भी कराता है और बैट्समैन को डिसीव करता है, और ही हैज गॉट द पोटेंशियल। नाउ ये मैच भी आखिर तक जब इसी वक्त जाएगा ना, तो मुल्तान सुल्तान के लिए चैलेंज है। अभी तक पहला हो तो इन्होंने काम कर दिया है कि उन्होंने 53 रन बना लिए पावर प्ले के अंदर। अब डेथ ओवर के अंदर जो 3 या 4 लास्ट रह जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। और उसी के अंदर अगर जनाब रिजवान और उनकी टीम ने रोल अदा किया तो फिर वो 180-175 तक पहुंच सकते, अदरवाइज मेरे ख्याल में ये मुश्किल लगेगा शान मसूद के विकेट के लॉस के बाद। डू यू थिंक कि हमारे पास ये प्रॉब्लम रही है ओवर द इयर्स के, हम ये जो 14 ओवर्स के बाद आखिर के जो 5-6 ओवर रह जाते हैं, या लेट्स से 15 के बाद अगर 5 ओवर रह जाते हैं, तो वहाँ पे सही से एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है। अब रिजवान है, इतनी लंबी इनिंग खेलने के बाद बड़े स्कोर के साथ जाके फिनिश करना, बड़ा टोटल सेट करना, वो बड़ा मिसिंग नजर आ रहा है ये फैक्टर। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज, मैंने ये नोट किया है कि जितने भी टीम के कप्तान है ना, वो डेथ ओवर को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते जी। वो सिर्फ कहते हैं पावर प्ले में स्कोर कर लो। हालांकि डेथ ओवर्स जो है ना, दैट इज मोस्ट वाइटल, वो ज्यादा वाइटल होते हैं। उसके अंदर स्कोर जितनी तेजी से, इसलिए कि टीमें बॉलर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो अपने एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो किसी तरह ये चाह रहे थे कि यार मैच जल्दी खत्म हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट्स वेरी वाइटल पार्ट। इसीलिए मैंने कहा कि डेथ ओवर के अंदर अगर मुल्तान सुल्तान ने 30-35 रन दो ओवर में बना लिए तो फिर वो इतना स्कोर पढ़ पाएंगे, अदरवाइज दे विल बी इन बैकफुट, आई टेल यू ऑनेस्टली। बिल्कुल ठीक है जी। मज़हर साहब, लास्टली आप क्या समझते हैं, कौन सा टोटल आपको लगता है कि यहाँ पर जो है मुल्तान के लिए अच्छा होगा? क्योंकि बॉलिंग की स्ट्रेंथ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि उनके पास है, तो आपको क्या लगता है? जैसे अभी इकबाल जमील साहब ने कहा कि 170 भी बचा जाएंगे मैच, नेवर नो कि T20 गेम में कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, फरमाइए। देखिए, जिस तरीके की ये टीम जो है ना हमें मुल्तान सुल्तान लग रही है, जो उसके जो बॉलर्स हैं 170
रन को वो डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके का वो कैप्टन है, और क्योंकि जो है ना इस वक्त जो है कैप्टन इस वक्त जो है ना आपको मैच में जो है ना लड़कों को इन्वॉल्व किस तरीके से करता है, वो कैप्टन का काम है। और जिस तरीके से एग्रेसिव जो है, मैंने जहाँ पर 2 ही कैप्टन देखे हैं, एक मैंने देखा शादाब को देखा और एक मैंने देखा रिजवान को। और बाकी जो है ना जो कैप्टन है वो उस तरीके के एग्रेसिव किस्म के कैप्टन नहीं है, वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ बहुत अच्छी बात है कि वो जो है ना अपने अपने शेल में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ना T20 के अंदर जो है ना आपको दूसरे टीम के ऊपर ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है एग्रेसिव अप्रोच के साथ। और एक दफा अगर जैसे जिस तरीके से जो ना आपका जो है ना रन रेट अच्छा हो गया है, आपके 60-70 रन हो गए, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त पोजीशन पे है, ये इन्होंने अपनी जो है बेस बना ली है। अब इनको फिनिशिंग की तरफ जाना पड़ेगा। बस जो 3 से 4 ओवर और इनको जो है ना जिस तरीके से 7-8 रन का जो रन रेट उसे खेलें, उसके बाद आपके पास 15 ओवर के बाद आपको पास विकेट भी हो जाएंगी, आपके पास पोलार्ड भी है, आपके पास मिलर भी है, उसके बाद और भी बहुत सारे लड़के। तो मैं समझता हूँ कि ये 170 से ऊपर जाएंगे ये, और ये 170 जो है पेशावर ज़ल्मी के लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, बॉलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। लास्ट वर्ड अबाउट दैट कि आप ये याद रखिए कि टॉस जीत के बाबर आजम ने क्या दिया है, फील्डिंग की है। That's the point. और वो उनकी स्ट्रेंथ वो समझ रहे हैं कि बैटिंग है, बैटिंग वो इसलिए उन्होंने टॉस जीता। क्या अच्छी बात की है, जबरदस्त, क्या अच्छी बात की है इकबाल जमील साहब ने, वेरी गुड जी, जबरदस्त। और यही अभी बात हो रही थी, ये सारी वो टेक्निकल चीजें जिसके ऊपर वो सारा एक्सपीरियंस वो बोलता है, वो हमें नजर भी आया। और इकबाल जमील साहब को जो है वो बुलाते रहेंगे, सर जहमत देते रहेंगे, लोग सुनना चाहते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की और बड़ा मजा आया, ये जो डिस्कशन आज की हमारी रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे। आज का मैच जैसे ही मुकम्मल होगा, सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं कि सो फार मुल्तान की फेवर में है, बट देखना ये कि बड़ा टोटल सेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद फिर बाबर आजम एंड कंपनी कैसे इसको चेस करेगी, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल बात होगी। यहाँ पर आपसे इजाजत लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।